हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th भूगोल के मॉडल सेट नंबर 3 को लेकर आ चुके हैं, 3 को लेकर आ चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा हमारे द्वारा आपको हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट दिया जा रहा है। यदि अभी तक आप मॉडल सेट नंबर 1 और 2 ज्योग्राफी का नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में सारा वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाइए और वहाँ देखिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिए। साथ ही इतिहास यानी हिस्ट्री का भी मॉडल सेट हम बनाकर अपलोड कर दिए हैं और बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे आपको दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए और जैसे एग्जाम है आप ना एग्जाम में एकदम फोड़ के सारा ऑब्जेक्टिव सही कर लें। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इसका हमें पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन चाहे इसका पीडीएफ हो या फिर जितना भी एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी होती है वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप इस फैमिली को बड़ा करने के लिए कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, यानी कि हमें भूमि के अंदर की जानकारी को लेना है तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट तो भूकंपीय तरंगों के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या फिर पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। हम लोग ज्वालामुखी जब होगा तो पृथ्वी का मतलब समझ सकते हैं डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो हम लोग प्रत्यक्ष जानकारी ले सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6350, 6370, 7370 या फिर 8370 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 6370 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, त्रिज्या कहने का मतलब जैसे पृथ्वी है तो इसके सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष साधन है, यानी कि प्रत्यक्ष हम लोग किसके द्वारा जान सकते हैं, खनन के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा यानी ज्वालामुखी द्वारा या फिर प्रवेदन के द्वारा, फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों जो प्रोसेस है यानी ये तीनों जो प्रक्रिया है वो घटना है वो है प्रत्यक्ष जानकारी हमें देता है पृथ्वी के अंदर के बारे में या फिर भूगर्भ के बारे में, दोनों बात सेम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सबसे गहरा प्रवेदन कितनी गहराई तक किया गया है। प्रवेदन एक तरह से होता है खनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है मतलब खनन का ही ग्रुप है प्रवेदन। ऑप्शन ये है कि 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 किलोमीटर। फोर्थ का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष स्रोत है। देखिए ऊपर में था प्रत्यक्ष स्रोत पहला क्वेश्चन, अब कहता है कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन है जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि भूगर्भ के बारे में बताता है। ऑप्शन ये है खनन, भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी, प्रवेदन। तो इसका सही आंसर होगा भूकंपीय तरंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पांचवा का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है, मानव शास्त्र, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा मानव शास्त्र। और ये पिछले मॉडल स्टेट में भी ये क्वेश्चन था, बस एक ही क्वेश्चन है ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया था। समझिए क्या बोल रहा है कि जो भूगोल का जो अंतर्ग्रह पृथ्वी के तल है यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि वो अलग अलग हर जगह है, तो इसके बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने बात कहा था। तो ऑप्शन ये है कि अल्फ्रेड हैटनर या फिर इरेस्टोस्थनीज, हम्बोल्ट या फिर रिचर्ड हार्टसॉन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रिचर्ड हार्टसॉन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कलिक संश्लेषण करता है, मतलब कालिक संश्लेषण करता है। कालिक यानी समय के बारे में जो बताता है, तो समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास या फिर भूगोल। तो समय के बारे में हमें कौन जानकारी देता है, इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो सकता है इतिहास। इतिहास हमें बताता है समय के बारे में यानी कि कालिक कौन किस समय में क्या हुआ था, है ना, अभी से 50 साल पहले क्या हुआ था, अभी से 200 साल पहले क्या था, ये सब के बारे में जानकारी कौन देता है, इतिहास देता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आठवां का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, भूगोल मतलब जियोग्राफी। तो जियोग्राफी कहाँ है आपके समझ में आ रहा होगा, कहाँ है जियोग्राफी बता दीजिए, जियो और ग्राफिक्स है ना। तो यहाँ पे देखिए जियो और ग्राफोज ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको ग्राफोज। तो जियोग्राफी कैसे बना है, जियो और ग्राफो से, ऐसा नहीं कि जियो और यहाँ पे ग्राफी, ऐसा नहीं होता है ना, होता है जियो और ग्राफोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 9th का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने है, कहता है कि पहला परमाणु का निर्माण कब हुआ। मतलब बिग बैंग थ्योरी आप लोग जाने होंगे, उसमें से जो पहला परमाणु बना था वो कब बना था, बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद, बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत, या फिर बिग बैंग होने के दौरान, फिर कभी नहीं बना था यानी कोई नहीं कभी नहीं बना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिग बैंग होने के आरंभिक
3 के अंतर्गत, यानी आरंभिक जो 3 मिनट था उसी के दौरान क्या बना था, तो बना था पहला परमाणु बना था। क्या बना था, पहला परमाणु, है ना। यानी कि बिग बैंग जैसे शुरू हुआ उसी के फर्स्ट 3 मिनट, ऑप्शन ये कहता है बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद नहीं बना था, बिग बैंग शुरू हुआ और 3 मिनट के अंदर, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी लग रहा है एक जैसा, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी। यानी बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के अंदर मतलब क्या कौन कौन सी घटना घटी। तो ऑप्शन ये है कि तापमान 450 डिग्री मतलब 4500 डिग्री कम हो गया, या फिर परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ, या फिर ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी तापमान भी बढ़ा जमकर, परमाणुीय पदार्थ का भी निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी भी हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है। यानी कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ये कहता है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार हो रहा है, 2 तारों के बीच की दूरी में विस्तार हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में विस्तार हो रहा है, या फिर बादलों का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार होने का आखिर क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि आकाश गंगाओं के बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रही है। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। यानी जो स्थिर अवस्था की संकल्पना थी वो किसके द्वारा दिया गया था, हॉयल के द्वारा, लोयल के द्वारा, मोल्टन के द्वारा, फिर चैम्बरलिन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हॉयल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रकाश वर्ष क्या है। यानी प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई है, ब्रह्मांड में गैसों की संघनता मापने की इकाई है, ब्रह्मांड में आकाशीय पिंडों की परिक्रमा की गति मापने की इकाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है कि ब्रह्मांड के बीच में जो हम लोग दूरी मापते हैं उसी को बोलते हैं। यानी कि 2 ग्रहों के बीच में दूरी मापते हैं, तो ये सब चीज़ का हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष समझ सकते हैं एक तरह का यूनिट है, यानी इकाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। यानी कि जो वार्षिक तापांतर होता है, यानी वर्षा का जो अंतर होता है एक तरह समझिए, वो किस जलवायु में हमें देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सवान जलवायु, मतलब सवाना जलवायु, या फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या फिर स्टेपी जलवायु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ पे जो होता है वो वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, यानी वर्षा जो होता है वो बहुत समय के बाद होता है, कभी मन करेगा 2 साल बाद होगा, कभी 3 साल 5 साल, समझ में आ रहा है। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कितना सिंपल क्वेश्चन है कि कोपेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत द्वारा प्रस्तुत किया था। यानी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें से मानसूनी जलवायु को किस संकेत के द्वारा दिखाया गया था, एफ के द्वारा, AW के द्वारा, CW के, या फिर एम के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका AM, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु को किन अक्षरों में प्रस्तुत किया था। यानी अर्ध शुष्क जलवायु को उन्होंने किससे दिखाया था, AF, BW, CS या फिर BS। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, BS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जलवायु को कोपेन ने ई अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया था। यानी कोपेन ने ई से किसको दिखाया था, ध्रुवीय जलवायु को, उच्च भूमि जलवायु को, स्टेपीय जलवायु को, या फिर मरुस्थलीय जलवायु को। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ध्रुवीय जलवायु, है ना। उन्होंने ध्रुवीय जलवायु को किससे डिनोट किया था, ई से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब जो लवणता होता है ना समुद्र जल में, आपको पता है कि जो लवणता यानी कि खारापन होता है, उसमें जो नमक घुला हुआ होता है उसकी मात्रा को हम लोग किससे दिखाते हैं, 10 ग्राम, 100 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम, या फिर क्या लिखा हुआ है 10,000 ग्राम। तो हम लोग लवणता को प्रति समुद्री जल में हम लोग दिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं 10 ग्राम प्रति समुद्री जल, या फिर 100 ग्राम प्रति समुद्री जल, या फिर क्या बोलते हैं 1000 ग्राम प्रति, या फिर 10,000 ग्राम प्रति। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो हम लोग उसको जो दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं बताइए जल्दी। उसको हम लोग दिखाते हैं 1000 ग्राम प्रति में, है ना। यानी हम लोग कंपेयर करते हैं 1 ग्राम में 1000 ग्राम जल में आखिर कितना जो है वो लवणता है ना। यानी हम लोग दिखाते हैं 1000 में कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं सो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। तो इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आपका हिंद महासागर, है ना। 20वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा आपका
हिंद महासागर। और आपको कमेंट में बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फों को कौन जोड़ता है। अरे महाद्वीप का जो बेसिन होता है और उसका शेल्फ होता है उसको कौन जोड़ता है, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल, ये जोड़ता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर की महासागरीय जल की वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यानी महासागरीय जल सीमा का वैसा क्षेत्र जहाँ पे तापमान तेजी से घटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन या फिर थर्मोक्लाइन या फिर इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं उसको, थर्मोक्लाइन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 23 नंबर कि आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान लगभग कितना होता है। यानी जो सतही जल का तापमान होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के निकट, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री की सेल्सियस के निकट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरीय सतही जल का तापमान कितना होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर बोल रहा है, वहाँ पे महासागरीय सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से 25 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, है ना, यही इसी के अंदर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर कहता है कि जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर सागरीय शांत जल पर बहती है तो क्या बनती है, मतलब तब क्या बनाती है। यानी जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर जो होती है, समीर जो होती है कितनी, 2 नॉट या फिर उससे कम नॉट वाली, ठीक है, वो जब कहाँ बहती है, सागरीय शांत जल पर बहती है, तब वो क्या बनाती है, ज्वारीय लहरें, छोटी छोटी उत्कर्म उम्रिकाएँ या फिर धाराएं या फिर लहरें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी उर्मिकाएँ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, अगला है कि वृहद ज्वार आते हैं, कब आते हैं, अमावस्या व अष्टमी को, पूर्णिमा व अष्टमी को, केवल अमावस्या को या फिर अमावस्या व पूर्णिमा को। तो सबसे बड़ा जो ज्वार आता है वो कब आता है, तो वो आता है अमावस्या और पूर्णिमा को, है ना। यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा जब होती है वो सबसे बड़ा ज्वार आता है। क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण। अब इसको पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, बस समझ जाइए। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने 27 नंबर की वृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। यानी जब बड़ा ज्वार आता है तो उस समय सूर्य कहाँ होता है, चंद्रमा कहाँ होता है, पृथ्वी कहाँ होता है। तो एक रेखीय में होता है, आड़ी में होता है या फिर समकोणीय में होता है, इक्वल एंगल बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी का जो स्थिति होता है वो आखिर क्या होता है। तो वो एक रेखीय में होता है, यानी सूरज यहाँ, चंद्रमा यहाँ, पृथ्वी यहाँ, है ना। इस तरह से जब आता है तब ज्वार सबसे बड़ा होता है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है कि अल नीनो धारा प्रकट करती है। जो अल नीनो होती है वो क्या प्रकट करती है प्रकट होती है, मतलब अल नीनो धारा कहाँ प्रकट होती है, ब्राज़ील तट पर, अलास्का तट पर या फिर पेरू तट पर या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर। तो जो अल नीनो होता है वो कहाँ प्रकट होता है, तो अल नीनो जो होता है आपका वो प्रकट होता है पेरू तट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सुनामी निम्नलिखित में से किसके कारण पैदा होती है। यानी सुनामी कैसे आता है, ज्वार भाटा, चक्रवात, अंतर समुद्री भूकंप या फिर पृथ्वी तल का सिकुड़ना, किसके कारण सुनामी आती है। तो सुनामी जो होती है वो समुद्री भूकंप के कारण आता है, यानी अंतर समुद्री भूकंप जो हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली श्रेणी या फिर विंध्याचल श्रेणी। तो जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ स्थित है बता दीजिए, वो है आपका पश्चिमी घाट में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत प्रजाति पाई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले वन होते हैं उसमें पृथ्वी का कितना प्रतिशत प्रजाति पाया जाता है, 60, 50, 40 या फिर 70%। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है। यानी जो पूरे विश्व का जो 3/4 भाग होता है, 3/4 भाग कहने का मतलब क्या है कि पूरा वही जनसंख्या मान लो हम लोग 4 भाग में बांटेंगे तो उसका पूरा 3 भाग, यानी इतनी जनसंख्या, यानी एक बड़ी जनसंख्या जो होती है वो कहाँ रहती है। तो कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कहता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जल भाग क्या कहलाता है। देखिए
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग अलग हिस्सा है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है ना, तो उसके जो बीच में जो जल का भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेतीस सागर, पथानसलासा या फिर हिंद महासागर या फिर पेंजिया। तो बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थेतीस सागर। क्या बोलते हैं, थेतीस सागर, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। और ये फिक्स आपके बोर्ड परीक्षा में, फिक्स मतलब समझ में आ रहा है, मतलब 100% यही पूछेगा हूबहू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम, सिंधु, चिनाब या फिर रावी। जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम, सिंधु, चिनाब या फिर रावी। बता दीजिए कि जो श्रीनगर आपका है वो कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर आपका है झेलम नदी के किनारे स्थित, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है। लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ी द्वीप मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, फिर कन्नानौर द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिकॉय। क्या हो जाएगा, मिनिकॉय, यानी 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन ये कहता है अरावली, सतपुरा या फिर विंध्याचल या फिर नीलगिरी। तो इसमें से सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला है उसमें से कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, है ना। अरावली जो है वो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पर्वतमाला, यानी 36 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि हिमालय पर्वतमाला के पाद प्रदेश में कौन सा भाग स्थित है। हिमाचल पर्वतमाला जो है उसके पाद यानी कि उसके सबसे नीचे भाग में, नीचे वाले प्रदेश में कौन सा भाग स्थित है, पीर पंजाल, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शिवालिक हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है उसका सबसे निचली हिस्सा कौन सा है आपका, शिवालिक हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक समुद्री मील में होते हैं लगभग कितना किलोमीटर होता है, 1.2 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर, 1.6 या फिर 1.8 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 1.8 किलोमीटर, है ना। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.1 किलोमीटर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होती है, यानी म्यांमार से जो उभयनिष्ठ किस राज्य की सीमा नहीं होती है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, है ना। असम का जो सीमा है वो म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होता है, यानी म्यांमार की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर की भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला हुआ है, यानी भारत का जो सीमांतगर्त क्षेत्र है, यानी कि जो सीमा वाला क्षेत्र है वो समुद्र के आगे की ओर कितना फैला हुआ है, 8 समुद्री मील, 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या फिर 14 समुद्री मील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। भारत का जो सीमांत वाला क्षेत्र है वो समुद्र की ओर कितना फैला हुआ है, 12 समुद्री मील। और अभी बताएं कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है। देखिए सीमांत क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है वो भारत है, क्या है हमारा ये, सपोज करते हैं कि ये हमारा भारत है। तो इसका जो ये वाला क्षेत्र होता है ना, इसका बाहरी वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत क्षेत्र। तो ये जो सीमांत वाला क्षेत्र भारत के अलावे समुद्र की ओर कितना फैला हुआ है, 12 समुद्री मील। समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आप किस सब्जेक्ट का मॉडल सेट चाहते हैं। हमें लग रहा है कि शायद आपको पॉलिटिकल साइंस का हम दें तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो प्रयास करते हैं, वैसे आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा मॉडल सेट चाहिए। बाकी 2 मॉडल सेट इसका हम आपके एग्जाम के नज़दीक में देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए मॉडल के साथ।